wavelength of an electron varies with the speed at which the particle is moving in vacuum। देखो, जो वेवलेंथ है, जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, वो वैरी करता है, वो चेंज होता रहता है उसकी स्पीड के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज होगी तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा। और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कौन बनाए रखता है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रखी है हमने, वो उसकी वोल्टेज, वो उसको एक्सेलरेट करता रहता है। वो एक्सेलरेट होता है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा होता है। इसका ये देख सकते हो, जो वेवलेंथ है, वो अंडर द रूट ऑफ 150 बाई वी। वी पे, वी का मतलब यहाँ पे वी का यहाँ पे मतलब वोल्टेज है, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है ये, ठीक है ना। ये वोल्टेज क्या कर रहा है? ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवा रहा है, ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, एन अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप दैट रिलेट्स द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। ये यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। ये फॉर्मूला है आपके पास। इस फॉर्मूले में आपको वोल्टेज को वोल्ट में रखना है, तो आपको जो वेवलेंथ मिलेगा, वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। वेयर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंगस्ट्रॉम एंड वी इज द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट। देखो, एक्सीलरेट करा रहे हो आप वोल्टेज को, आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो? एक्सीलरेट। अगर वो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेट हो रहा है, मींस उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वैसे तो हम बढ़ाई मानेंगे। वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? देखो, आप जानते हो एनर्जी एच सी बाय लैम्डा। एक बार बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एनर्जी क्या बढ़ रही है? जी हाँ, एनर्जी ले लो, हाफ एम वे स्क्वायर। तो एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी, तो देख सकते हो वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस वेलोसिटी बढ़ रही है, मींस एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अगर एनर्जी बढ़ रही है, और ये जो कांस्टेंट है, तो एनर्जी कब बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घट रही होगी तभी तो एनर्जी बढ़ रही होगी। तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? हमारा कम हो रही है। मींस अगर आपका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? वेवलेंथ आपका कम हो रहा है, वेवलेंथ आपका कम हो रहा है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमें हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ उतनी कम होगी, अब एनर्जी को इतना भी ज्यादा मत कर देना कि आपके सैंपल को ही डिस्ट्रॉय कर जाए। एनर्जी इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी इतना चाहिए हमारा सैंपल बचा रहे, सैंपल डिस्ट्रॉय ना हो। और एनर्जी इतनी भी कम नहीं चाहिए कि वेवलेंथ हमें रिजोल्यूशन अच्छा ना मिल पाए, समझे। बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टीएम ऑपरेट्स एट वोल्टेज 10,000 से लेके 1,00,000 वोल्टेज के बीच में ये ऑपरेट करता है। कौन सा? स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड 60,000 वोल्टेज पे 60 के वोल्टेज पे जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना आता है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये तो आप निकाल सकते हो ना, आपको तो पता है ना। वेवलेंथ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी कितना दे रखा है? 60,000। आप निकाल सकते हो वेवलेंथ कितना आएगा? 0.05 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। तो 60 के वोल्टेज पे 60 के 60 के वोल्ट, ठीक है ना। इतने वोल्टेज पे आपका जो वेवलेंथ आएगा कितना आएगा? 0.05 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और विजिबल लाइट का कितना होता है? ठीक है, नैनोमीटर, सॉरी, नैनोमीटर में होता है। चलो भी the effective wavelength of an electron is about 10,000 times less than that of light wave, ठीक है ना। जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है, वो 10,000 गुना ज्यादा होता है। ये तो ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, वो 10,000 गुना कम है, 10,000 टाइम्स
कम है, किससे? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। और आपका वेवलेंथ जितना कम होगा, वेवलेंथ जितना कम होगा, एबीज इक्वेशन, एबीज इक्वेशन, वेवलेंथ आपका जितना कम होगा, वेवलेंथ जितना कम होगा, डी की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। सॉरी, वेवलेंथ आपका जितना कम होगा, डी उतना ही कम होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डी जितना कम रिजोल्यूशन उतना अच्छा। डी वैसे यहाँ पे रिजोल्यूशन नहीं है, डी जितना कम रिजोल्यूशन उतना अच्छा। वैसे रिजोल्यूशन को मैंने अच्छे से ढंग से समझा रखा है। This single factor would lead the considerable increase in resolving power। यही है ना कि आपका वेवलेंथ इतना कम है, वेवलेंथ मेन इस यही है आपका प्राइमरी फैक्टर, यही आपका प्राइमरी फैक्टर जो आपको इतना अच्छा रिजोल्यूशन मिल रहा है। कौन? वेवलेंथ 10K टाइम्स लोअर। वेवलेंथ कितना है? 10K टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, वो 10,000 गुना कम है कंपेयर टू आपका विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ था। और वेवलेंथ ही हमें कम चाहिए। वेवलेंथ आप जितना कम करोगे, आपका रिजोल्यूशन का वैल्यू उतना कम आएगा। रिजोल्यूशन का वैल्यू जितना कम, रिजोल्यूशन उतना अच्छा। यही एक सिंगल फैक्टर है जो बहुत ज्यादा क्या करता है, रोल प्ले करता है हमारे रिजोल्यूशन में। द मैग्निफिकेशन अचीव्ड रेंजेस फ्रॉम 10,000 से लेके 2,50,000, 2,50,000 के, सॉरी सॉरी 10K से लेके 250K, ठीक है ना। 10K से लेके 250K इतना का आपको रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। 10,000 से लेके 2.5 लाख का, 2.5 लाख गुना ज्यादा, 2.5 लाख गुना आप रिजोल्व, सॉरी मैग्नीफाइड कर सकते हो, रिजोल्यूशन बोल दिया, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स से लेके 250K टाइम्स, 2,50,000 टाइम्स, ये तो बोल सकते हो 2,50,000 टाइम्स आप चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हो। मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक। नाउ लेट अस लुक एट ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। Basically, an electron microscope comprises of a tall hollow cylindrical vacuum column through which an electron beam passes and a sorry नहीं तो देखते हैं। एक क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक टॉल लंबा सा एक सिलेंडर होता है, लंबा सा एक सिलेंडर होता है, एक लंबा सा सिलेंडर होता है, हॉलो होता है, हॉलो मतलब अंदर से खाली रहता है, वैक्यूम होता है, अंदर वैक्यूम होता है मतलब खाली है, कुछ नहीं है, तो अंदर क्या होगा, वैक्यूम, ठीक है। थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन बीम पास, इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है। ये कनेक्टेड होता है एक कंसोल से, कंसोल में ये एक कनेक्टेड होता है कंसोल से, ठीक है ना। कंसोल में बहुत सारे डायल्स होते हैं, मीन्स बटन मान लो, कंसोल में बहुत सारे बटन होते हैं जो क्या करते हैं, जो कंट्रोल करता है इस पूरे ट्यूब को, ठीक है ना, इस पूरे सिलेंडर को, इसी कंट्रोल से, कंसोल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। that electronically control the operations in the column। इस कॉलम में आपको जो भी काम करवाना है, ये कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल करोगे। हम इसमें करवा क्या रहे हैं, हम बेसिकली क्या करवा रहे हैं, एक्सीलरेट करवा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सीलरेट करवा रहे हैं, तो आप उस चीज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। द टॉप ऑफ द top of the column, the top of the column contains cathode। कॉलम के टॉप पे कैथोड होता है, कोमा एक टंगस्टन की वायर फिलामेंट होती है, टंगस्टन की एक वायर फिलामेंट होती है, दैट इज हीटेड, जो हीट होती है टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो हीट होती है और वो क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होती है बेसिकली, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होती है। अबाउट विच यू विल, हम आगे इसको जहाँ से देखेंगे, ठीक है। हाँ, बस इतना जान लेना है कि एक हॉलो ट्यूब होता है, हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो कंसोल से जुड़ा होता है, उसके टॉप पे होता है कैथोड, ठीक है, टंगस्टन वायर फिलामेंट भी होती है, ये जो हीट होती है अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है, बस। द होल प्रोसेस फॉर स्पेसिमेन एग्जामिनेशन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज परफॉर्म अंडर द वैक्यूम। हमें ये चीजें पता है, ये वैक्यूम में करिए। The next step is to understand how electrons
इंटरेक्ट विद मैटर, जो हमारा जो सैंपल है उससे वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंटरेक्ट करता है, अब हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है ना, मेन चीज़ हमारा वही है। ये हमारा जो ये सैंपल था, अब जो इलेक्ट्रॉन इस पे फॉलो हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। हाउ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट एन इमेज ऑफ द सैंपल, कैसे वो हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और कैसे वो हमारे सैंपल का इमेज बना रहा है। रिकॉल द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर केमिस्ट्री कोर्स 10+2 लेवल की, आपको पता है। देखो, इन टीईएम, हम टीईएम की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज वेरी हाई एनर्जी, हमें पता है हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन होती है, ऑफ ऑर्डर 100 से लेके 100 टू 10,000 किलो वोल्ट। ठीक है ना, ये उसकी एनर्जी को डिफाइन किया जा रहा है, इसके भी इस रेंज की होती है। दिस सिंपली मीन्स दे मूव एट दे मूव एट हाई स्पीड, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है ना, एज दे गो थ्रू मैटर जो हमारे सैंपल से गुजरते समय उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। You can see figure 7.3.7 that some electron from an incident electron beam, जो इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही है हमारे सैंपल पे, है ना, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू मैटर, हमारे सैंपल से पास किया, एंड सम इलेक्ट्रॉन्स सिंपली डोंट इंटरेक्ट विद एन एटम एंड दे आर द अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, सैंपल में क्या प्रेजेंट है, हमारे सैंपल में क्या है, हमारे सैंपल में है एटम्स। ओके, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे सैंपल में प्रेजेंट एटम से इंटरेक्ट नहीं करते उसको बोलते हैं अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मीन वो हमारे सैंपल से पास हो चुके हैं, वो हमारे सैंपल से पास हुए, बट हमारे सैंपल में जो प्रेजेंट एटम्स हैं उनसे इंटरेक्शन नहीं किया, तो उसको बोलेंगे हम अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने देख लिया, अभी एक हमने देख लिया अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे सैंपल में से पास तो किए बट हमारे सैंपल में प्रेजेंट एटम उससे इंटरेक्शन नहीं किया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया। सम ऑफ देम इंटरेक्ट, कुछ इंटरेक्ट करते हैं विद द न्यूक्लियस के साथ ऑफ एन एटम, हमारे सैंपल में प्रेजेंट जो एटम है उसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन किया, एंड देयर डायरेक्शन इज चेंज, और उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन विच इलेक्ट्रॉन इधर लूज एनर्जी नॉर चेंजेस स्पीड, ना ही उसकी एनर्जी लूज हुई है ना ही उसका स्पीड चेंज हुआ है, क्या हुआ है, बस डायरेक्शन बदलती है, बस क्या बदलती है, डायरेक्शन। देखो, इलेक्ट्रॉन पास हुई, उन्होंने किससे इंटरेक्ट किया, एटम में प्रेजेंट, हमारे सैंपल में प्रेजेंट एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट किया और वो क्या हुए, स्कैटर हुए, और क्या हुआ, उनकी एनर्जी लूज नहीं हुई है, उनका स्पीड चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हुआ, उनका डायरेक्शन थोड़ा सा बदल गया है ना, उसका डायरेक्शन बदल गया है, समझ रहे हो। जी हाँ, तो इसी को बोलते हैं हम इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मीन वो हमारे सैंपल के में प्रेजेंट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट किए, बिना अपनी एनर्जी लूज किए, बिना अपना स्पीड चेंज किए, बस थोड़ी स्कैटर हो गए, डायरेक्शन बदल के वो सैंपल से पास हो गए। तो हमने कवर कर लिया, क्या हमने देख लिया, इन इलास्टिक स्कैटर इलेक्ट्रॉन भी क्या है। ठीक है, दोनों देख लिया हमने। अब आ जाओ, अल्टरनेटिवली सम इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर एब्जॉर्ब, कुछ इलेक्ट्रॉन या तो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को या तो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया, मीन्स आर पार नहीं जाने दिया, बस एब्जॉर्ब हो जाओ। कुछ इलेक्ट्रॉन को या तो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया या तो ट्रांसमिट कर दिया बाय
दी सैंपल, सैंपल के थ्रू ट्रांसमिट हुए, बट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट दे लूजेस एनर्जी, ट्रांसमिट तो हुआ सैंपल के थ्रू बट उनने अपनी एनर्जी लूज करी, विच इज नोन एज इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मींस ट्रांसमिट हुए वो सैंपल के थ्रू, हमारे सैंपल के थ्रू ट्रांसमिट हुए, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एनर्जी लूज करी है, उन्होंने अपनी एनर्जी लूज करी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये देख लिया। These electrons are very significant to generate an image of sample in TEM। TEM, ठीक है ना, TEM में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इलेक्ट्रॉन जरूरी है इमेज के लिए। ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रॉन पे मेन फोकस रहेगा हमारा। कौन सा, इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल इन इमेजिंग दी सैंपल इन TEM माइक्रोस्कोपी। समझ रहे हो, टीईएम माइक्रोस्कोपी में जो सैंपल की जो इमेज बन रही है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बढ़ते हैं। बिसाइड्स सम इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट ओनली विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। मींस जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बीम में है, उन्होंने किसके साथ इंटरेक्शन किया इस बार, इस बार उन्होंने इंटरेक्शन किया सैंपल में प्रेजेंट एटम, सैंपल में प्रेजेंट एटम, एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो उनने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन किया, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन किया, तो क्या हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन आ रही है, तो सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन थे, सैंपल में जो एटम थे, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, बोला भग लो इधर से, और खुद आके बैठ गए, और खुद आके इसकी जगह पे बैठ गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बैठ गया, जो यहाँ पे था उसको निकाल दिया। ठीक है ना, जो निकला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और ये होता है हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और खुद उसकी जगह आके बैठ गया। इंटरेक्ट ओनली विद इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ द सैंपल एंड दे इधर बैक स्कैटर्ड, या तो वो पीछे की, या तो वो पीछे ऐसा हुआ, या तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ये तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, या तो आके टकरा के वापस से बाउंस बैक हो जाएंगे। समझ रहे हो, या तो ये इसकी जगह ले लेगा, या तो बाउंस बैक हो जाएगा। तो आए, टकराए, इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, बाउंस बैक हो गया। आया इलेक्ट्रॉन, आया टकराया, किससे टकराया, इलेक्ट्रॉन से, और बाउंस बैक हो गया। मीन्स उसने उस एटम को रिमूव नहीं किया है, खुद बाउंस बैक हो गया है। तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि उसने उस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और खुद वहां पे बैठ गया। दो कंडीशन हो सकती है। सो वापस से समझो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन हुआ सैंपल में, दे इधर बैक स्कैटर्ड, ये तो वो पीछे की ओर निकल लेंगे, बैक स्कैटर्ड हो जाएंगे, ये तो जनरेट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ये तो वो क्या जनरेट करेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेशन का मतलब समझ गया ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इमेजिंग ऑफ सरफेस ऑफ सैंपल इन SEM। ठीक है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सरफेस की जो इमेजिंग होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सैंपल के सरफेस की जो इमेजिंग होती है, उसका कारण कौन होता है, उसका कारण होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल की सरफेस की इमेजिंग के लिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। बस ये हमने अच्छे से बता दिया। अब इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं है जो मैं नहीं बताया। और यहाँ पे कुछ अब नीचे कुछ यूजेस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। इन मॉडर्न साइंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज की रिसर्च टूल इन द फील्ड ऑफ हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री में आप इसका यूज करोगे। मेडिकल साइंसेज में इसका यूज होता है टू एग्जामिन बायोलॉजिकल मटेरियल्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड बायोप्सी सैंपल। इट आल्सो यूज्ड टू स्टडी सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्रोटीन लोकलाइजेशन, 3D टिश्यू इमेजिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए।
ठीक है। तो ये सारे इसके यूजेस को आपको एज इट इज याद रख लेना, इसमें कुछ समझाने वाली तो बात है नहीं। ठीक है। टुडे देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, दो टाइप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, टीईएम एंड एसईएम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले आने वाले लेक्चर में। दो लेक्चर आएगा बेसिकली, दो लेक्चर आएगा, एक आएगा टीईएम, ठीक है, खत्म टीईएम। अब एक लेक्चर आएगा आपका एसईएम, ये एसईएम आपका खत्म, देन आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो दो लेक्चर के बाद ये चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। आज के लेक्चर में आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, कोई डाउट है तो डाउट पूछो, लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो लाइक करो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 बजे, 6:30।